13 दिसंबर 2001, दिल्ली की सर्द सुबह। संसद का सत्र चल रहा था। देश के सबसे ताकतवर नेता, मंत्री और सांसद कुछ ही मिनट पहले तक उसी इमारत के भीतर मौजूद थे, और फिर कुछ गोलियों की आवाज ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह हमला अचानक हुआ था, या उससे पहले कहीं किसी फाइल में, किसी रिपोर्ट में इसका संकेत पहले ही दर्ज हो चुका था? हम कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2001। देश पहले ही 11 सितंबर को अमेरिका में हुए हमलों के बाद वैश्विक आतंकवाद की नई हकीकत से जूझ रही दुनिया का हिस्सा बन चुका था। भारत भी लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहा था। जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ, आतंकी मॉड्यूल और खुफिया एजेंसियों की चेतावनियां बढ़ रही थीं। उसी दौरान भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स मिलने लगे थे। इनपुट्स क्या थे? जानकारी थी कि संसद भवन जैसे हाई वैल्यू टारगेट पर हमला हो सकता है। विदेशी आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद भारत के प्रतीकात्मक संस्थानों को निशाना बना सकते हैं। इन चेतावनियों को अलग अलग एजेंसियों तक भेजा गया। दिल्ली पुलिस, विशेष सुरक्षा समूह, संसद की सुरक्षा इकाई, सबके पास खतरे की सामान्य जानकारी थी। लेकिन क्या सबके पास एक जैसी स्पष्ट और समयबद्ध जानकारी थी? यहीं से कहानी में दरार शुरू होती है। खुफिया तंत्र का काम है सूचना जुटाना, लेकिन सुरक्षा तंत्र का काम है उसे जमीन पर लागू करना। जब इन दोनों के बीच तालमेल टूट जाए तो खतरा सिर्फ फाइलों में नहीं रहता, वह सड़कों पर उतर आता है। 13 दिसंबर की सुबह 5 हमलावर एक सफेद एम्बेसडर कार में संसद परिसर की ओर बढ़े। कार पर नकली स्टिकर लगे थे, सरकारी पहचान का भ्रम पैदा करने के लिए। सुरक्षा जांच में कुछ स्तरों पर चूक हुई। सवाल उठे, क्या अलर्ट के बावजूद पर्याप्त सतर्कता थी? क्या वाहन सत्यापन की प्रक्रिया मजबूत थी? क्या एजेंसियों के बीच रियल टाइम समन्वय था? जब कार को रोका गया तब गोलियों की बौछार शुरू हो चुकी थी। हमलावरों ने संसद भवन के मुख्य द्वार के पास अंधाधुंध फायरिंग की। दिल्ली पुलिस और संसद सुरक्षा के जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। लगभग 30 मिनट की मुठभेड़ में सभी 5 हमलावर मारे गए, लेकिन इस हमले में 9 सुरक्षाकर्मी और एक माली शहीद हुए। सोचिए, अगर उस समय संसद का सत्र कुछ मिनट और चल रहा होता, अगर शीर्ष नेता भीतर मौजूद होते, तो क्या होता? देश एक भयानक राजनीतिक और संवैधानिक संकट में डूब सकता था। जांच के बाद भारतीय एजेंसियों ने हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का हाथ बताया। भारत ने इसे सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद माना। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा। राजनयिक रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। लेकिन इस कहानी का सबसे चिंताजनक हिस्सा क्या था? हमले से पहले की चेतावनियां। रिपोर्ट्स में सामने आया कि खुफिया एजेंसियों ने संसद जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों पर हमले की आशंका जताई थी, लेकिन वे इनपुट जनरल थे या एक्शनेबल? यही बहस का केंद्र बना। क्या सूचना इतनी स्पष्ट थी कि तत्काल कठोर सुरक्षा कदम उठाए जाते, या वह इतनी व्यापक थी कि उसे गंभीर खतरे में बदलने के लिए और विश्लेषण चाहिए था? भारत जैसे विशाल देश में दर्जनों अलर्ट हर महीने जारी होते हैं। हर चेतावनी को सर्वोच्च स्तर पर लागू करना संभव नहीं होता। लेकिन जब लक्ष्य संसद हो, तो क्या संभावना भी पर्याप्त नहीं थी? यहीं पर कोऑर्डिनेशन की कमी सामने आई। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इनपुट साझा किए, लेकिन क्या सभी एजेंसियों ने उसे एक साझा खतरे के रूप में देखा? क्या एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर मौजूद था? क्या सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल नियमित थे? उस समय मल्टी एजेंसी सेंटर जैसी समन्वित संरचनाएं पूरी तरह विकसित नहीं थीं। सूचना अलग अलग डेस्क पर थी, लेकिन एकीकृत विश्लेषण और त्वरित निर्णय की प्रणाली उतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज है। और फिर हमला हुआ। इस हमले के बाद भारत ने जो कदम उठाए, उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया। भारत ने बड़े पैमाने पर सैन्य जमावड़ा शुरू किया, जिसे बाद में ऑपरेशन पराक्रम के नाम से जाना गया। लगभग 10 महीने तक भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सीमा पर आमने सामने रहीं। गोलाबारी हुई, सैनिक हताहत हुए,
दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। परमाणु हथियारों से लैस दो पड़ोसी देश युद्ध के इतने करीब शायद पहले कभी नहीं आए थे। एक आतंकी हमला, कुछ मिनटों की गोलीबारी और उसके पीछे छिपी समन्वय की कमी ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया। हमले के बाद कई सुधार किए गए। संसद की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पुनर्गठित किया गया। प्रवेश प्रक्रियाएं सख्त हुईं, वाहन पास सिस्टम बदला गया, खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए ढांचे मजबूत किए गए, तकनीकी निगरानी और सूचना साझा करने के लिए नई प्रणालियां बनाई गईं। लेकिन एक सवाल आज भी विशेषज्ञों के बीच गूंजता है। अगर चेतावनियां थीं, तो क्या उन्हें और गंभीरता से लिया जा सकता था? अगर एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल होता, तो क्या 13 दिसंबर 2001 की सुबह अलग हो सकती थी? सच यह है कि खुफिया जानकारी हमेशा अधूरी होती है। वह संभावनाओं की भाषा में बात करती है, निश्चितता की नहीं। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा में कभी-कभी संभावना ही पर्याप्त संकेत होती है। फर्क सिर्फ इतना है, उसे कौन सुनता है और कितनी तेजी से कार्रवाई करता है। 13 दिसंबर का हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं था, वह भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक कठोर चेतावनी थी। उसने दिखाया कि सूचना और कार्रवाई के बीच की दूरी कितनी खतरनाक हो सकती है। उसने सिखाया कि कोऑर्डिनेशन कोई प्रशासनिक शब्द नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा है। उस दिन संसद बच गई, लोकतंत्र बच गया, लेकिन देश ने अपने बहादुर सुरक्षाकर्मियों को खो दिया और सीखा कि खुफिया इनपुट कागज पर नहीं, जमीन पर परखे जाते हैं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो 13 दिसंबर 2001 हमें सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं सुनाता, वह हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी अक्सर जानकारी की कमी नहीं, बल्कि तालमेल की कमी होती है। और शायद यही उस दिन की सबसे बड़ी सीख है।